अनुज जी, सबसे पहला मेरा सवाल, किस तरह के समीकरण को आप देख रहे हैं यहाँ पर? जिस तरीके की खबरें निकल कर आई हैं, पॉजिटिव देखने को मिल रही हैं चीज़ें, लेकिन आपका क्या मानना है कि ये स्ट्रेंथ देंगी या फिर कंसोलिडेशन की जो स्थिति है वो अभी जारी रहेगी? देखिए, ये जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं मार्केट के लिए पॉजिटिव है, चाहे वो इक्विटी हो चाहे आपकी कमोडिटी हो। इवन बुलियंस के अंदर हम अच्छी खासी बढ़त आते हुए देख रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो $4730 यहाँ पे गोल्ड आता हुआ दिखाई दिया है, और 7860 जो है चांदी यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। तो अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे बना है। और ये जो डेवलपमेंट्स जो भी हो रहे हैं जियो पॉलिटिकल लेवल पे, ये पॉजिटिव है मार्केट्स के लिए। हमें लगता है कि इसकी वजह से आपको कमोडिटी मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में, इक्विटी मार्केट में सभी में एक रिकवरी देखने को मिलेगी। केवल क्रूड के भावों में आपको नरमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्रूड की सप्लाई से होगा, और क्रूड की सप्लाई बढ़ेगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है सुगंधा मैम, आप, क्योंकि हम लोग आपसे बेसिकली तमाम चीज़ें जो आप पूरे बहुत अच्छे से बारीकी से विश्लेषण करती हैं चीज़ों को लेकर, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि एक दर्शक के तौर पे, एक आम व्यूअर के तौर पे, लेमैन के हिसाब से अगर समझना चाहें यहाँ पर, क्योंकि देखिए खबरों की जो है लगातार फ्लो देखने को मिल रहा है, खबरें आती हैं उसके हिसाब से रिएक्शन देखने को मिलता है, लेकिन फिर वापस अपनी चाल पर गोल्ड सिल्वर पहुँच जाते हैं। आपको स्थितियाँ क्या बनती हुई दिख रही है अगर फंडामेंटल के लिहाज से देखा जाए, और ख़ास तौर पे अमेरिका की जो आर्थिक स्थिति है वो भी काफ़ी नंबर्स में हम लोग देख रहे हैं काफ़ी कमज़ोर दिख रही है, आप पूरे परिदृश्य को कैसे देख रही हैं? सबसे पहले तो हर्ष देखिए तो यूएस में इन्फ्लेशन ऑलरेडी काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। इन्फ्लेशन की चिंता फेड ने भी कुछ हद तक जताई थी, बट उन्होंने उसको कुछ हद तक डाउन प्ले भी किया था। सो लास्ट वीक भी हमने यही कहा था कि इस साल अभी भी एक रेट कट की उम्मीद अभी भी बनी हुई है, जो फेड की लैंग्वेज थी, बिकॉज उनको ये नजर आ रहा है कि इकोनॉमी को अभी भी एक सपोर्ट चाहिए। अगर वहां पर हम कुछ की इंडिकेटर्स की बात करते हैं, लेबर मार्केट स्पेशली अगर हम बात करें, तो वहां पर कुछ हद तक सॉफ्टनेस देखने को मिल रही है। और कल भी यूएस का नॉन फार्म पेरोल्स डेटा आने वाला है, जिससे काफी ज्यादा क्लियर होगी ये पिक्चर। बट ऑलरेडी कुछ लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर्स हैं जो ऑलरेडी इंडिकेट कर रहे हैं कि यूएस की इकोनॉमी में एक स्लो डाउन की तरफ यूएस की इकोनॉमी हेड करती हुई नजर आ रही है। सो ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो गोल्ड को लॉन्ग टर्म में काफी हद तक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। वॉर पे ऑलरेडी काफी हद तक स्पेंडिंग बढ़ चुकी है। ऑलरेडी यूएस के डेट लेवल्स काफी हाई है, ऑलमोस्ट 38 ट्रिलियन का वहां पर डेट है। और अब वॉर की स्पेंडिंग के बाद वहां पे फिजिकल डेफिसिट, डेट की कंसर्न्स और बढ़ते हुए नजर आएंगी, इन्फ्लेशन और बढ़ती हुई नजर आएगी। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी अ शॉर्ट टर्म टेम्परेरी इम्पैक्ट, इवन दो क्रूड के प्राइसेस नीचे आ भी जाए, बट इसका जो हम पास थ्रू इफेक्ट देखते हैं वो काफी सारी चीजों पे आ जाता है, और जो प्रोडक्ट्स काफी हद तक महंगे हो जाते हैं वो दोबारा से रिवर्ट होते हुए इतनी जल्दी नजर नहीं आते। सो ये इम्पैक्ट इनफैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पे ही भी ओवरऑल काफी ज्यादा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अगर हम इंडिया में भी देखें तो ऑलरेडी काफी सारी चीजों के प्राइसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यूएस पे अभी उतना इम्पैक्ट नहीं है, पर डीप डाउन देखें तो पिछले साल भी जिस तरीके से फेड ने 3 कंसेक्यूटिव रेट कट्स किए, सो इंटरनली यूएस की इकोनॉमी पहले ही स्ट्रांग नहीं है। तो यहाँ अब अगर देखें तो इस वॉर के बाद और ज्यादा वीकनेस देखने को मिलेगी, और ये लॉन्गर टर्म में गोल्ड के लिए काफी सपोर्टिव रहेगा। इसका इम्पैक्ट हम इमीडिएट शॉर्ट टर्म में नहीं आते हुए देखेंगे, बट लॉन्ग टर्म के लिए इट्स अ वेरी पॉजिटिव फैक्टर। इसके साथ साथ देखिए तो ईरान की इकोनॉमी पे भी इसको भी समझना होगा कि ईरान की इकोनॉमी पे भी अभी बहुत मेजर इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं, वहाँ पर काफी ज्यादा डैमेजेस हो चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के इतने डैमेजेस हो गए हैं, ऑयल के एक्सपोर्ट्स रुके हुए हैं, तो उनके रेवेन्यू पे बहुत ज्यादा मेजर इम्पैक्ट आते हुए देख रहे हैं, और काफी सारे की इम्पोर्ट्स भी रुके हुए हैं वहाँ पे। सो वो शिपिंग रूट क्योंकि बंद है उनका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, सो वहाँ पे वो इम्पोर्ट भी नहीं कर पा रहे, तो इकोनॉमी पे काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज हम आते हुए देख रहे हैं। वॉर की स्पेंडिंग वहां पर ऑलरेडी काफी बढ़ चुकी है वहां पर भी। सो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से दोनों साइड्स चाह रही हैं कि वॉर एंड हो जाए, बट वहीं इजराइल इज प्लेइंग अ स्पॉइल स्पोर्ट। वहां अभी भी उन्होंने हिजबुल्लाह पर कुछ रीसेंट अटैक्स किए हैं, अभी लेटेस्ट न्यूज निकल के आई है। सो सीज फायर वहां पर अभी भी कुछ हद तक फ्रेजाइल नजर आती है। ये थोड़ा सा एक पॉइंट है जहां पर अभी भी फोकस करना होगा कि इवन दो वॉर एंड की तरफ जाती हुई नजर आ रही है, यूएस प्रेसिडेंट काफी हद तक ईरान पे इकोनॉमिक प्रेशर बना के रखा हुआ उन्होंने, पर ईरान ने अभी भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया है, और उनकी न्यूक्लियर वेपन को लेके जो टॉक्स हुई है वहां पर भी इतनी जल्दी एग्रीमेंट नहीं होगा। बट यस, हमने लास्ट वीक भी यही बात की थी जब प्राइसेस लोअर ट्रेजेक्टरी पर ट्रेड कर रहे थे। सिल्वर में लास्ट वीक भी हमने यही बात की थी कि यहाँ से रिकवरी का मॉल है। गोल्ड में भी हमने लास्ट वीक यही बात की थी। सो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है, बट इन बिटवीन कुछ वॉलेटाइल स्विंग्स अभी भी देखने को मिलेंगे। कुछ शॉर्ट टर्म में एक थोड़ा सा प्रेशर कूल ऑफ अभी भी देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में जो हमने बताया यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको आप ध्यान रखिए यहाँ पे। लेकिन अनुज जी एक चीज़ समझाइए, क्योंकि अमेरिका के एडीपी के रिपोर्ट के आंकड़े में पढ़ रहा था यहाँ पे, जो निजी
नौकरियों को लेकर आते हैं, तो वहाँ पर जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिली है। यहाँ पे अमेरिका के जो प्राइवेट जॉब्स का डाटा होता है उसमें बढ़ोतरी देखने को यहाँ पे मिल रही है। इसके अलावा अगर हम लोग डॉलर इंडेक्स देखें तो वहाँ पर जो है वो गिरता हुआ दिखा है यहाँ पे। इसके अलावा भी अगर हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखें, लगातार जो देखने को मिल रही है कि अर्थव्यवस्था के लिहाज से जो है यहाँ पे स्थितियाँ जो है वो कमज़ोर देखने को मिल रही हैं। अब मैम का ये कहना है कि भाई जिस तरीके से युद्ध जो है यहाँ पे आने वाले दिनों में स्थितियाँ देखने को मिलेगी तो ये बुलियन मार्केट के लिहाज से काफ़ी बेहतर है। आपका क्या मानना है यहाँ पे कि मिड टर्म के लिहाज से अगर देखा जाए तो आप क्या कैसे देख रहे हैं यहाँ पे कि क्या स्ट्रेंथ आती हुई दिखेगी, वापस एक रैली गोल्ड में और सिल्वर में आती हुई देखने को मिल सकती है क्या, खासतौर पर अगर दिवाली तक के हिसाब से देखा जाए तो? देखिए बिल्कुल, ऑलरेडी हमारा जो टारगेट था दिवाली को लेके वो ऑलमोस्ट $90 के आसपास है चांदी में। और अगर हम गोल्ड की बात करें तो करीबन 5100 से लेकर $5200 के आसपास के लेवल्स हमें लगता है कि देखने को मिल सकते हैं। तो कल जो रिकवरी हमने कल के ट्रेडिंग सेशन में देखी, और अगर आप देखेंगे तो मॉर्निंग के सेशन में भी हम एक ट्रेडिंग अपसाइड मोमेंटम देख रहे हैं। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर जो ट्रेंड बना है ये पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पर अभी और कंटिन्यू रह सकती है। देखिए जो जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स थे वो थोड़े से अब वॉश आउट होते हुए दिख रहे हैं, जिसका असर हमें लगता है कि मार्केट पे देखने को मिलेगा, और उससे कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टमेंट डिमांड जो थोड़ी सी कम देखने को मिली थी वो यहाँ पर आ सकती है। तो लगता है कि गोल्ड सिल्वर के भावों में एक अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। और अगर हम वेरी शॉर्ट टर्म के लिए बात करें तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर करीबन 1,52,500 के आसपास खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। 1,52,200 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 1,53,000 1,53,500 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। इंटरनेशनली लग रहा है कि $4760 तक के लेवल गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं इंटरनेशनल। ठीक है, तो सर की तरफ से यहाँ पे देखिए राय मिल गई, पिक मिल गई आपको गोल्ड के ऊपर कौन से लेवल्स हैं, उस चीज़ का ध्यान रखिए और स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए। स्टॉप लॉस के मामले में लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए। एक दर्शक है हमारे मीम दुनिया के नाम से, ये रोज़ाना जुड़ते हैं। सुगंधा मैम, इनका एक सवाल मैं लेना चाहूँगा। ये कह रहे हैं कि गोल्ड बाय किया है 1,52,000 के ऊपर, कब तक जो है मैं बुक कर सकता हूँ यहाँ पर? आई थिंक हर्ष, अगर 1,56,000 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो काफी ज्यादा फर्दर अपसाइड की भी पॉसिबिलिटी नजर आती है। अभी प्राइसेस ने एक रेजिस्टेंस लेवल है 4868 पर आउंस और 1,56,000 का, उसको अभी भी ब्रेक करना बाकी है। उसके बाद एक मेजर बुलिश मोमेंटम हम आते हुए देख सकते हैं प्राइसेस में। बट अभी मेरा मानना है कि आप बने रह सकते हैं डाउन साइड में 1,48,000 के लेवल पर नजर बना के रखें। जब तक वीकली टाइम फ्रेम पर ये लेवल होल्ड कर रहा है, आउटलुक गोल्ड में पॉजिटिव रहेगा। बट यस, कुछ टिप्स की पॉसिबिलिटी है, अगर आप उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं तो बिल्कुल बने रहें। आपको फर्दर अपसाइड की का यहाँ से पोटेंशियल है, फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकती है। ठीक है, एक दर्शक और हैं, उनका भी सवाल ले लेते हैं यहाँ पर। अनुज जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि क्या सिल्वर में 2,45,000 के भाव देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे? देखिए अभी तो फिलहाल नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके का मोमेंटम आया है और प्राइस ने 75 का जो एक रेजिस्टेंस लेवल था वो यहाँ पर ब्रीच कर दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि 2,45,000 के लेवल देखने को मिलेंगे। अगर आप करंटली देखेंगे तो प्राइस ऑलरेडी जो है 2,50,000 के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहे हैं। $78 के आसपास भाव चल रहे हैं, और ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 258 के आसपास के लेवल चल रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि कोई यहाँ पे बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। लग रहा है कि जल्दी ही भाव आपको $80 और 2,60,000 के लेवल टेस्ट कर सकता है। ठीक है। अच्छा सुगंधा मैम, क्योंकि बहुत सारे दर्शक जो हैं, ये कई निवेशक जो हैं बड़े ऊपरी लेवल पे 3.5 लाख 4 लाख के भाव पे भी हमने देखा, यहाँ पे जाती हुई स्थिति दिखी थी चांदी को लेकर, तो वहाँ पर भी ट्रैप होते हुए दिखे थे। और कई बार सवाल इस तरीके के आते हैं कि भाई वो तेज़ी, वो भाव कब तक आएगा। और इसी चीज़ में मैं एक और एड ऑन करता हूँ मैम, पिछले कुछ समय में जो दिलचस्पी है वो बॉन्ड यील्ड की तरफ ज़्यादा होती हुई दिखी है मैम, कंपैरेटिवली यहाँ पर गोल्ड सिल्वर के हिसाब से। आप कैसे मैम इसको रीड कर रहे हैं, और क्या आपको लग रहा है कि वो जो तेज़ी वाले भाव थे, ऊपर वाले भाव थे, वो कब तक आ सकते, कौन से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेंगे यहाँ पर जिसको ब्रेक करने के बाद गोल्ड और सिल्वर में एक अच्छी रैली या एक अच्छा अपसाइड जो है वो दिख सकता? तो हर्ष में पिछले काफी सारी इंटरव्यूज में हमने यही बात की है कि गोल्ड के लिए 4600 से 4868 की एक रेंज है। लास्ट वीक जब प्राइसेस 4600 के आसपास ट्रेड कर रहे थे, इनफैक्ट उससे भी नीचे ट्रेड कर रहे थे, तब भी हमने लोअर लेवल्स पर बाइंग का ही व्यू मेंटेन किया था। अब हमने प्राइसेस में एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी आते हुए देखी है, बट अभी भी 4868 पर आउंस का लेवल ब्रेक होना बहुत जरूरी है। डोमेस्टिक मार्केट में लेवल्स कुछ हद तक चेंज होते हुए जरूर नजर आते हैं, बिकॉज रुपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है यहाँ पर। बट स्टिल अगर हम देखिए ब्रॉडली तो 1,65,000 के ऊपर अगर प्राइसेस गोल्ड के निकल जाते हैं तो फर्दर तेजी की भी यहाँ पर उम्मीद है, जिन लोगों ने बहुत हाई लेवल्स पर गोल्ड बाय कर रखा है। सो डोमेस्टिक मार्केट में देखें तो 1,65,000 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बट यही
नियर टर्म की बात करें तो 1,56,000 कॉरेस्पॉन्ड करेगा आपके 4868 के आसपास। सो 1,56,000 अभी नियर टर्म का रेजिस्टेंस रहेगा। अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो हम गोल्ड में 5050 एंड 5180 तक का भी मूव आते हुए देख सकते हैं। दैट वुड कॉरेस्पॉन्ड टू लेवल्स ऑफ अराउंड 1,65,000। सो वहां तक की मूव की अभी पॉसिबिलिटी नजर आती है। इससे ऊपर अभी थोड़ा सा देखना होगा किस तरीके से ग्लोबल डायनेमिक्स शेप अप करते हैं, फेड का क्या स्टैंस रहता है, बिकॉज 15 मई के बाद करंट फेड चेयर का जो टर्म है वो एंड हो जाएगा। नए फेड चेयर अपना ऑफिस रिज्यूम करेंगे। वो क्या स्टैंस मेंटेन करते हैं इंटरेस्ट रेट्स को लेके, उससे मार्केट में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी आते हुए देखेंगे। बट नियर टर्म के लिए आउटलुक पॉजिटिव है। 1,56,000 ब्रेक हो जाए तो 1,65,000 का पोटेंशियल गोल्ड में नजर आता है। वहीं अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर के लिए $83 पर आउंस एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस है। मंथली चार्ट्स पर अगर हम देखें तो ये रेजिस्टेंस काफी टाइम से प्राइसेस को कैप करता हुआ नजर आ रहा है। ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो $90, $95 तक का भी रूम यहाँ पर नजर आता है। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में देखें तो अगर 2,63,000 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो हायर साइड में हम 2,90,000 तक का भी मूव पॉसिबली आते हुए देख सकते हैं। बट सिल्वर के लिए स्टिल 2,97,000 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा। ये ब्रेक होना अभी थोड़ा सा मुश्किल नजर आता है। तो ये मैम की तरफ से क्लैरिटी। मैम पिक अगर आपकी है तो प्लीज़ वो भी एक बार शेयर कर दीजिए दर्शकों को, ताकि और क्लैरिटी मिल जाए उनको क्या करना है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे यहाँ पर। अगर हम हर्ष सिल्वर में देखें तो मुझे लगता है सिल्वर ज्यादा आउट परफॉर्म करेगी गोल्ड को। सो गोल्ड में के कंपैरिजन में सिल्वर में ज्यादा आउट परफॉर्मेंस के चांसेस हैं। बट यस, गोल्ड आपको स्टेडी रिटर्न्स देता है, बट सिल्वर में भी हमारी एडवाइस रहेगी थोड़ा सा वेट करें। यहाँ अगर हम देखें तो कल के सेशन में और आज के सेशन में ऑलरेडी काफी गेन्स आ चुके हैं। थोड़ा सा डिप्स की वेट करना ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। 2,54,000 के आसपास सिल्वर में बाइंग की एडवाइस रहेगी। स्टॉप्स रहेंगे आपके 2,51,000 एंड हाई साइड में आपके टारगेट्स रहेंगे 2,62,500। अभी यहीं तक का इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से देखें तो यहीं तक का पोटेंशियल है। कल नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा निकल के आएगा, उसके बाद गोल्ड सिल्वर में एक मेजर ट्रेंड अनफोल्ड होता हुआ नजर आएगा। वहां पर जो भी आपको डिप्स मिलेंगे वो मेरा ऐसा मानना है दोबारा से बाइंग की अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। अभी के लिए 2,63,000 पर सिल्वर थोड़ा सा होल्ड करती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो और यहाँ पे देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैम ने भी मेंशन करी, कल फ्राइडे को नॉन फार्म का जो है वो डाटा आएगा, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। हमारी नज़र है और जैसी आएगी जानकारी निकल के हम लोग साझा करेंगे। यहाँ पर अनुज जी एक चीज़ समझाइए, क्योंकि जो हमने देखा मार्च 2026 में केंद्रीय बैंक जो है वो नेट सेलर निकल कर आए हैं यहाँ पर, और इसमें जो है खास तौर पे जो युद्ध की स्थितियाँ बनती हुई दिखी हैं, शायद उसकी वजह से उथल पुथल देखने को यहाँ पे मिली है। क्या आपको लग रहा है कि अभी क्विक इसका असर जो है वो अगले महीने या उसके बाद के महीनों में भी देखने को मिल सकता है यहाँ पर? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं लिक्विडिटी इश्यूज जो है वो इकोनॉमिक्स में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि प्राइस क्रूड के बहुत बड़े इन्फ्लेशन कंसर्न में, तो प्रोबेबली हो सकता है कि कुछ सेंट्रल बैंक्स लिक्विडिटी क्रंच को कम करने के लिए गोल्ड में बिकवाली करते हुए नजर आए। मगर दूसरी तरफ अगर क्रूड के भाव नीचे आते हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है, तो फिर आपको एक अच्छा खासा सपोर्ट गोल्ड में आता हुआ दिखाई देगा। हम देख रहे हैं ऑलरेडी पिछले 2 दिनों में करीबन $200 की तेजी हम गोल्ड में यहाँ पर देख चुके हैं। क्रूड के भाव करीबन 15 से 20% यहाँ पे करेक्ट होते हुए दिखाई दिए। तो अगर क्रूड के भाव करेक्ट होंगे तो अच्छा खासा मोमेंटम आपको बाकी गोल्ड सिल्वर में देखने को मिलेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल होगा तो शायद सेंट्रल बैंक्स को उतना मॉनेटरी टाइटनिंग ना देखने को मिले। तो मुझे लगता है कि अभी तो फिलहाल जो सेंट्रल बैंक नेट सेलिंग में है, बट जैसे ही मार्केट सब ठीक ठाक होगा, जो आपके इश्यूज हैं वो क्लोज होते हुए दिन नजर आएंगे, तो फिर आपको क्रूड के अंदर नरमी आती हुई दिखाई देगी, तो फिर दोबारा सेंट्रल बैंक खरीदारी करते हुए नजर आएंगे। ठीक है। अच्छा अनुज जी, इसके साथ ही सिल्वर की जो है आपकी पिक रह गई थी सर, वो भी प्लीज साझा कीजिए। देखिए, सिल्वर में अगर हम बात करें तो एक अच्छा खासा मोमेंटम बना है। सिल्वर में हमें लगता है कि 2,55,500 के आसपास डिप मिले तो खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। स्टॉप लॉस 2,52,000 का लगाए, टारगेट 2,59,000 तक, और इंटरनेशनल मार्केट में $80 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। ठीक है, चांदी के ऊपर देखिए आपके सामने लेवल्स निकल के आ गए। स्टॉप लॉस का ज़रूर ध्यान रखिएगा, काफ़ी वॉलेटाइल होता है यहाँ पर चांदी, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अच्छा मैम, मैं आपसे एक चीज़ समझना चाह रहा था, क्योंकि बार बार सवाल मन में आता है यहाँ पर, जब दुनिया के देश नेट सेलर बने हुए हैं, उसमें 17वां मतलब आप समझिए कि ये 17वां महीना है लगातार जब चीन जो है वो खरीदारी कर रहा है। मैम ये क्या इंडिकेशन देता है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट्स इस हिसाब से कहते हैं कि चीन जो है जब खरीदारी करता है तो उसके मायने कुछ और होते हैं।
तो यस, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है जिसकी वजह से वी आर वेरी बुलिश ऑन गोल्ड। सी चाइना की ये जो 17 कंसेक्यूटिव मंथ के लिए बाइंग है, इनफैक्ट कुछ सेंट्रल बैंक ने जरूर सेलिंग की है, बट उनको अभी क्रूड की रिक्वायरमेंट है। जब भी ऐसी एनर्जी सिक्योरिटी को लेके कंसर्न्स आते हैं तो गोल्ड को भी बेचना पड़ता है क्रूड को बाय करने के लिए, बिकॉज डॉलर की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो इसको हम बहुत ज्यादा एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड की तरह नहीं देख सकते, बिकॉज फर्स्ट क्वार्टर में ओवरऑल देखें तो सेंट्रल बैंक की बाइंग ही रही। बट वहीं चाइना की बाइंग की बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से डी डॉलराइजेशन की हम बहुत टाइम से बात करते आ रहे हैं, ये उसी का रिफ्लेक्शन है। चाइना डॉलर की डोमिनेंस को कम करना चाह रहा है, और अगर हम ओवरऑल भी देखें तो डॉलर की जो शेयर था सेंट्रल बैंक्स के रिजर्व्स में, वो काफी हद तक ऑलरेडी कम हो चुका है। कहाँ 2001 में 72% हुआ करता था, अब लास्ट ईयर के एंड में 58% तक रह चुका है। तो यहाँ वो अपने युआन को काफी ज्यादा प्रोमिनेंट करना चाह रहे हैं, और अभी ईरान ने भी कुछ हद तक इंडिकेशंस दी हैं कि जो वो अपना उनके ऊपर सैंक्शंस अगर हट जाती हैं तो ऑयल को वो जो एक्सपोर्ट करेंगे वो ट्रेड सारा युआन में सेटल होता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पर अब डॉलर का क्योंकि कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं, तो इसी के चलते चाइना गोल्ड को एक्यूमुलेट करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स भी बाइंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमने काफी सारी हेडलाइंस पढ़ी कि कुछ सेंट्रल बैंक्स गोल्ड को सेल कर रहे हैं, पर काफी सारे सेंट्रल बैंक्स उसी गोल्ड को बाय भी कर रहे हैं उन्हीं सेंट्रल बैंक से। तो वो न्यूज में अभी निकल के नहीं आ रहा। इसका जो इम्पैक्ट है वो हम लॉन्गर टर्म में अगले 2 से 3 साल आते हुए देखेंगे, बिकॉज सेंट्रल बैंक्स की बाइंग 1 या 2 दिन की नहीं होती है, ये सालों साल का ट्रेंड है। इनफैक्ट हमारा ऐसा ये मानना है कि कुछ सालों बाद गोल्ड एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए काफी हद तक अनअफोर्डेबल हो जाएगा, सिर्फ सेंट्रल बैंक्स ही गोल्ड में बाय करते हुए नजर आएंगे। तो एक थोड़ी सी बोल्ड स्टेटमेंट है, बट एक मिडिल क्लास के लिए गोल्ड को बाय करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, जिस तरीके से प्राइसेस अभी यहाँ से और बढ़ते हुए नजर आएंगे लॉन्गर टर्म में। ये सिनारियो सिर्फ इस साल का नहीं है, ये अगले 3 साल का सिनारियो है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। सो ऐसा काफी ज्यादा जो फैक्टर्स हैं, ग्लोबल फैक्टर्स है, वो इंडिकेट करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट मैम ने बात कही, और इसको दर्शकों को बहुत सीरियसली चीज़ों को समझना चाहिए यहाँ पे फंडामेंटल के लिहाज से। इसी